नमस्कार। आज हम राजनीति विज्ञान के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल पर बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि सत्ता साझेदारी मतलब पावर शेयरिंग आखिर ज़रूरी क्यों है? किसी भी देश में ताकत को अलग-अलग समूहों या स्तरों पर बांटने के पीछे क्या सोच होती है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम एनसीईआरटी की कक्षा 10 की जानी-मानी किताब लोकतांत्रिक राजनीति उसके पहले अध्याय सत्ता की साझेदारी के एक खास हिस्से को आधार बना रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस किताब में सत्ता साझेदारी के पक्ष में जो तर्क दिए गए हैं उनकी गहराई को समझें और देखें कि भाई ये तर्क आज भी कितने प्रासंगिक हैं। तो चलिए फिर इस पाठ में जरा गोता लगाते हैं। पहली ही दिलचस्प बात ये सामने आती है कि सत्ता साझेदारी के समर्थन में कोई एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग तरह के कारण बताए गए हैं। ये अपने आप में सोचने वाली बात है ना कि इसे सही ठहराने के लिए दो अलग नजरियों की जरूरत क्यों पड़ी। हाँ बिल्कुल, और ये दो नजरिए समझना बेहद जरूरी है क्योंकि ये सत्ता साझेदारी के दो अलग अलग आयामों को दिखाते हैं। पाठ के मुताबिक पहला नजरिया या जो कारणों का समूह है वो व्यवहारिक है, जिसे युक्तिपरक या अंग्रेजी में प्रूडेंशियल कहा गया है। युक्तिपरक, अच्छा, यानी ये पूरी तरह से नतीजों पर आधारित है। मतलब क्या सही है क्या गलत, इससे ज्यादा इस बात पर जोर कि क्या करने से फायदा होगा या शायद क्या करने से नुकसान कम होगा। जैसे पाठ इशारा भी करता है कि पावर शेयरिंग इसलिए अच्छी है क्योंकि इससे समाज के अलग अलग गुटों में झगड़े की गुंजाइश कम हो जाती है। बिल्कुल, युक्तिपरक तर्क का सार यही है, व्यवहारिकता और बेहतर नतीजे। देखिए, हम सब जानते हैं कि जब समाज में अलग अलग समूहों के बीच तनाव बढ़ता है तो वो अक्सर टकराव, हिंसा और राजनीतिक स्थिरता में बदल जाता है। और राजनीतिक स्थिरता तो किसी भी देश की तरक्की और शांति के लिए कहना चाहिए कि जहर की तरह है। इसलिए इस नज़रिए से देखें तो सत्ता साझेदारी एक स्मार्ट चाल है, एक समझदारी भरा कदम है जिससे व्यवस्था टिकी रहती है, उसमें स्थायित्व आता है। ये झगड़े को टालने या संभालने का एक कारगर औज़ान है एक तरह से। हाँ, और इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए पाठ में एक चेतावनी भी दी गई है जो मुझे लगता है काफी सोचने पर मजबूर करती है। उसमें कहा गया है कि जो समूह संख्या में ज्यादा है यानी बहुसंख्यक, वो अपनी इच्छाएं और फैसले बाकी सब पर, खासकर अल्पसंख्यकों पर थोप दे। ऐसा करना थोड़े समय के लिए बड़ा आसान और शायद फायदेमंद लग सकता है। शायद लगे कि भाई फैसले जल्दी हो रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, ये एक तरह का शॉर्टकट लग सकता है, तात्कालिक रूप से आकर्षक। पर यहीं पर युक्तिपरक तर्क की असली गहराई सामने आती है। पाठ हमें आगाह करता है कि लंबे समय में ये जो बहुसंख्यक दबदबा है, ये देश की एकता के लिए ही खतरनाक साबित होता है। सोचिए, जब किसी समूह को लगातार किनारे लगाया जाता है, दबाया जाता है या उनकी आवाज अनसुनी की जाती है, तो उनमें धीरे धीरे गुस्सा, अलगाव और नाइंसाफी का भाव पनपता है। और ये भावनाएं आगे चलकर देश को तोड़ने का काम कर सकती हैं। पाठ में इसके लिए बहुसंख्यक का आतंक जैसा, मतलब टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी जैसा कड़ा शब्द इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ एक और दिलचस्प नुक्ता उठाया गया है कि ये आतंक सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए बुरा नहीं है, बल्कि घूम फिराकर ये बहुसंख्यक समूह के लिए भी नुकसानदेह साबित होता है। अब ये बात थोड़ी चौंकाने वाली लगती है। मतलब जो ताकत में है उसे अपनी ही ताकत से नुकसान कैसे हो सकता है? ये वाकई एक महत्वपूर्ण और शायद थोड़ी उलट लगने वाली बात है। देखिए, जब बहुसंख्यक वर्ग सिर्फ अपनी चलाता है और दूसरों को दबाता है तो समाज में कड़वाहट और विभाजन की एक गहरी खाई बन जाती है। हो सकता है बहुसंख्यक वर्ग को लगे कि उन्हें फौरी तौर पर फायदा हो रहा है, लेकिन जो अस्थिरता और संघर्ष का माहौल बनता है उसकी कीमत आखिरकार सबको चुकानी पड़ती है। इसमें बहुसंख्यक भी शामिल है। जरा सोचिए, अगर देश में लगातार तनाव रहे, दंगे हों या गृहयुद्ध जैसे हालात बने तो क्या किसी का भला होगा? आर्थिक विकास ठप हो जाएगा, सामाजिक ताना-बाना बिखर जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की बदनामी होगी। तो युक्तिपरक तर्क यही समझाता है कि भले ही सत्ता बांटने में कुछ समझौते करने पड़ें, कुछ ताकत शायद छोड़नी पड़े, लेकिन अंत में एक स्थिर और शांत व्यवस्था सभी के हित में होती है, जिसमें बहुसंख्यक भी शामिल हैं। ये दूर की सोच है एक तरह से। समझ गई। तो पहला तर्क पूरी तरह से व्यवहारिकता पर टिका है। स्थिरता, शांति, एकता और बेहतर नतीजों के लिए सत्ता साझेदारी जरूरी है। चलिए, ये तो हुआ एक पहलू। लेकिन पाठ कहता है कि एक दूसरा और शायद इससे भी गहरा कारण है। इसे ज्यादा बुनियादी क्यों कहा गया है? ऐसा क्या है इसमें? दूसरा कारण है नैतिक, यानी कि मॉरल।
यहाँ बात फायदे नुकसान या अच्छे बुरे नतीजों से आगे बढ़ जाती है। नैतिक तर्क इस सवाल पर केंद्रित है कि क्या सही है, क्या उचित है, क्या न्यायसंगत है। और इस नजरिए से पाठ एक बहुत बड़ी बात कहता है, सत्ता साझेदारी लोकतंत्र की मूल आत्मा है। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये कोई सजावटी चीज नहीं, बल्कि लोकतंत्र के विचार का केंद्रीय तत्व है। लोकतंत्र की आत्मा, ये सुनने में बहुत आदर्शवादी और भारी लगता है, लेकिन इसका जमीनी मतलब क्या है? रोजमर्रा की राजनीति में यह आत्मा कैसे नजर आती है? इसका गहरा मतलब यह है कि लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत ही यही है कि सत्ता या शासन करने की शक्ति उन लोगों के साथ बांटी जानी चाहिए जिन पर उस सत्ता का असर पड़ता है, यानी आम नागरिक, जिन पर कानून लागू होते हैं, जिनकी जिंदगी सरकारी फैसलों से तय होती है, उनका उस सत्ता में हिस्सा होना चाहिए। उन्हें सिर्फ शासित होने वाली भीड़ नहीं समझा जा सकता। लोकतंत्र ये मानता है कि नागरिकों को ये जानने और तय करने का अधिकार है कि उन पर शासन कैसे किया जाए। तो आप कह रहे हैं कि ये एक तरह का अधिकार है, नागरिकों से पूछा जाना चाहिए, उनकी राय ली जानी चाहिए, शासन की प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी होनी चाहिए, ये बात है? लोकतंत्र का मतलब सिर्फ हर 5 साल में वोट डाल देना नहीं है। इसका असली मतलब है शासन में जनता की सक्रिय हिस्सेदारी। पाक इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि एक वैध सरकार, लेजिटिमेट गवर्नमेंट, यानी ऐसी सरकार जिसे लोग सही मानते हैं, जिस पर भरोसा करते हैं और जिसके कानूनों का पालन अपनी मर्जी से करते हैं, वो वही हो सकती है जहां नागरिकों को लगे कि इस व्यवस्था में उनका भी कुछ दांव पर लगा है, उनका भी कुछ स्टेक है। उन्हें महसूस होना चाहिए कि ये उनकी सरकार है, सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों की नहीं। और ये भावना तभी आती है जब सत्ता में उनकी किसी न किसी रूप में साझेदारी होती है। अच्छा, तो अगर मैं दोनों तर्कों के फर्क को समझने की कोशिश करूं, युक्तिपरक तर्क कहता है सत्ता बांटो क्योंकि इससे झगड़े कम होंगे, देश स्थिर रहेगा, ये परिणाम केंद्रित है। जबकि नैतिक तर्क कहता है सत्ता बांटो क्योंकि यही सही तरीका है, यही लोकतंत्र है, लोगों का हक है, ये सिद्धांत केंद्रित है। क्या मैं सही समझ रही हूं? आपने बिल्कुल सही समझा। नैतिक तर्क सत्ता साझेदारी को अपने आप में एक मूल्यवान चीज मानता है, उसके नतीजों से परे। ये कहता है कि लोगों को शासन प्रक्रिया में शामिल करना नैतिक रूप से सही और जरूरी है, क्योंकि यही लोकतंत्र का आधार है। ये समानता, अधिकार और प्रतिनिधित्व जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों से सीधे जुड़ा है। हो सकता है कि सत्ता साझेदारी से कभी-कभी फैसले लेने में ज्यादा वक्त लगे या प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो जाए, लेकिन नैतिक दृष्टिकोण से ये कीमत चुकाना जरूरी है, क्योंकि ये लोकतंत्र की वैधता और उसकी आत्मा को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। ये सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति नहीं, बल्कि एक नैतिक प्रतिबद्धता है। तो संक्षेप में अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, पहला युक्तिपरक या व्यवहारिक कारण जो कहता है कि सत्ता साझेदारी अच्छे नतीजे लाती है, स्थिरता, शांति, एकता, ये एक तरह से दूरदर्शिता का तर्क है। हाँ, बिल्कुल। ये लाभ हानि का विवेकपूर्ण आकलन है, जो व्यवस्था के सुचारू रूप से चलने और टिके रहने पर केंद्रित है। और दूसरा नैतिक कारण, जो इस बात पर जोर देता है कि सत्ता साझेदारी अपने आप में सही और मूल्यवान है। ये लोकतंत्र का सार है, नागरिकों का अधिकार है और एक वैध शासन की पहचान है। बिल्कुल, ये सिद्धांतों, मूल्यों और अधिकारों पर आधारित तर्क है। ये सत्ता को केवल शासकों की जागीर नहीं मानता, बल्कि उसे सीधे जनता से जोड़ता है, उसे जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है। ये लोकतंत्र को सिर्फ एक शासन प्रणाली नहीं, बल्कि एक नैतिक व्यवस्था के रूप में देखता है। तो एनसीईआरटी के इस संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण हिस्से से हमने ये समझा कि सत्ता साझेदारी क्यों लोकतंत्र का एक अनिवार्य अंग मानी जाती है। इसके पीछे सिर्फ व्यवहारिक जरूरतें नहीं हैं, बल्कि गहरे नैतिक आधार भी हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक व्यवस्था का डिजाइन नहीं, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की नींव का पत्थर है। हाँ, और अक्सर ये दोनों तर्क, युक्तिपरक और नैतिक, एक साथ चलते हैं, एक दूसरे को मजबूत करते हैं। वे मिलकर एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाने में मदद करते हैं जो न सिर्फ स्थिर और असरदार हो, बल्कि न्यायपूर्ण और वैध भी हो। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें समाज के सभी तबके, सभी समूह शांति से एक साथ रह सकें और खुद को देश और उसकी शासन व्यवस्था का एक सम्मानित हिस्सा महसूस कर सकें। ये दोनों तर्क मिलकर ही लोकतंत्र को वास्तविक अर्थ देते हैं।
अब जब हमने सत्ता साझेदारी के इन दो शक्तिशाली कारणों, व्यवहारिकता और नैतिकता को समझ लिया है, तो श्रोताओं के मन में एक विचार छोड़ना चाहेंगे। पाठ हमें बताता है कि ये दोनों ही तर्क सत्ता साझेदारी का पुरजोर समर्थन करते हैं। लेकिन क्या कभी असल जिंदगी में या सैद्धांतिक रूप से ऐसी स्थिति बन सकती है जहां ये दोनों तर्क आपस में टकराते हुए लगें? यानी जहां फौरी तौर पर स्थिरता या किसी खास नतीजे को पाने के लिए जो युक्तिपरक तर्क है, उसके लिए लोकतांत्रिक मूल्यों या सबकी भागीदारी जो नैतिक तर्क है, उससे कुछ समझौता करना जरूरी लगने लगे। अगर ऐसी कोई मुश्किल स्थिति सामने आए तो किसे ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, तात्कालिक स्थिरता और व्यावहारिकता को या फिर लोकतंत्र के गहरे नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों को, और क्यों? इस सवाल पर सोचने से शायद सत्ता साझेदारी की जटिलताओं और उसकी असली चुनौतियों को और बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा।